पंचतंत्र यानी क्या आचार्य, थोड़ा विस्तार से बताइए। जरूर राजन। पंचतंत्र में निर्माण होगा एक जंगल का, एक ऐसा जंगल जिनमें प्राणी इंसान के जैसे हो। उस जंगल और उन प्राणियों के माध्यम से तुम्हारे पुत्र ज्ञान अर्जित कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अस्तित्व में आया एक जंगल, पंचतंत्र का जंगल नायाब है, क्योंकि ये केवल एक साधारण जंगल नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक संसार है, जहाँ विभिन्न पशुओं और पक्षियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ और नैतिक शिक्षा दी जाएगी। ये जंगल विभिन्न कारणों से अनोखा और अद्वितीय है। इसमें है प्रतीकात्मकता और नैतिकता। वो कैसे आचार्य? पंचतंत्र के जंगल में हर जानवर एक विशेष गुण या दोष का प्रतीक है। इन कहानियों में जानवरों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जाएगी, जो बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए समझने और अपनाने में सरल हो। जैसे ये मगरमच्छ और जामुन की कहानी।
ये कहानी सच तंत्री है, ये कहानी सच तंत्री है, ये कहानी सच तंत्री है, ये कहानी। तालाब के ठंडे पानी में मैं पहली बार उतरा। ठंडी ठंडी हवा को छूकर मेरा दिल झूमा। दादी नानी दीवानी सुनी है हमने ये कहानी सच तंत्री है, 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 ये कहानी। आशा करता हूँ तुम्हें मजा आया ना, और मुझे जामुन देने का वक्त है आया। बिल्कुल। ये लो तुम्हारे जामुन प्यारे, कल फिर वापस आना। आज बड़ी है दोस्ती मजबूत, जाम का पेट है इसका दूध। इसी तरह तो इसी तरह हो गई इन दोनों की मित्रता। हमने स्थापित की है दोनों की चरित्रता। लेकिन इस कहानी का है और एक पात्र जिसने अपने विचारों को किया एकमात्र। ये कोई और नहीं बल्कि थी मगरमच्छ रानी। जिसने मन ही मन एक योजना ठानी। मन में उसके क्रोध और ईर्ष्या रही थी सुना, तो करना चाहती थी वो बंदर वाला मछुआरा। उसका पति अब बंदर के साथ सारा समय बिताता था, तो दोनों को रानी ने अच्छा सबक सिखाना था। लेकिन दोनों
देखने वो वापस मुड़ गया। अरे मूर्ख मगरमच्छ, क्या नहीं है तुझे कोई अकल? चले जाओ यहाँ से और ना दिखाना अपनी शक्ल। नहीं दिखाऊंगा अपनी शक्ल। ना दिखाना अपनी शक्ल। नहीं दिखाऊंगा अपनी शक्ल। ना दिखाना अपनी शक्ल। नहीं दिखाऊंगा अपनी शक्ल। नहीं दिखाऊंगा अपनी शक्ल। नहीं दिखाऊंगा अपनी शक्ल। आचार्य, मेरे पास शक्ति नहीं। आपने इस कहानी में इंसान, सोच, चरित्र और ईमान का साक्षात्कार कराया। कहानी की इसी ताकत का इंसानों के मन बदल पर असर पड़ता है और चरित्र में भी परिवर्तन आता है। हाँ राजन, इंसान की तीन प्रवृत्तियां होती हैं, रजक, तमः और सत्व। इसे राजसिक, तामसिक और सात्विक भी कहा जाता है। इंसान के मन और तन में जब तक संतुलन बना है तब तक वो स्वस्थ रहते हैं, वरना तो और स्वस्थ हो जाता है। तन की अस्वस्थता दूर करना बहुत आसान है, लेकिन जब मन लोभी हो जाता है तो अच्छे और बुरे का फर्क खुले आंखों नहीं दिखाई देता। कुछ ऐसे ही हुआ चौधरी साहब और श्रीमत के साथ। अरे वीर जी कहाँ रह गए? मालिक किधर हूँ? तो बताइए क्या हाल चाल? आपकी कृपा से सब ठीक गया। आज का हिसाब क्या आया? 100 बोरियां गेहूं की और 50 मुर्गियों ने दिए 49 अंडे। 50 अंडे कैसे? अगर एक मुर्गी एक दिन में एक अंडा देती है तो हमारी 50 मुर्गियों के हुए 50 अंडे। तो आज 49 अंडे कैसे हुए मुनीम जी? मालिक कल रविवार था, हो सकता है एक मुर्गी छुट्टी पर गई होगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? चलिए बताइए, हमारी गायों ने कितना दूध दिया है? 9 गायों ने 4 सेर दूध दिया है। 4 से इतना कम कैसे हो सकता है? मालिक 9 गायों में से तो 7 गाय दूध भी नहीं देती, सिर्फ 2 ही देती है। इन 7 गायों का करे क्या? सिर्फ खाना खिलाते रहे? निकाल दीजिए इन्हें, हमारी किसी काम की नहीं है। मालिक अभी नहीं दे रही है, हो सकता है 5-6 महीने बाद दे। तब तक ये मुफ्त का अनाज सुन रहे हैं इनसे। मालिक बूढ़ी हो गई है, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी? हमने इनका ठेका लेकर नहीं रखा है, बेच दीजिए इन्हें। ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और कुछ काम के नहीं होते, अब उन्हें भी ऐसे ही निकाला जाता है। मैं क्या सुन रही हूँ? आप उन गायों को बेचने की बात कर रहे हो? वो कितनी बूढ़ी हो चुकी है, इस उम्र में कौन खरीदेगा उनको? उनका होना ना होना एक ही बराबर है। मैं तो उन्हें बेचने ही वाला हूँ। पहले तो गाय 40-40 सेर दूध दिया करती थी और अब इनको देखो, सिर्फ 4 सेर दूध। इससे तो अच्छा इनका ना होना ही भला। मैं तो कहता हूँ जो काम का ना हो उसे चलता करो, तभी हम धन बचा पाएंगे। इस समाज में सिर्फ धनी लोगों की इज्जत है। जो सबसे धनी होता है वही सबसे बुद्धिमान भी होता है और उसी का वर्चस्व भी चलता है। ये बात गांठ मान लो तुम। एक दिन आपका यही लालच आपको नहीं डूबेगा। देखिए बैठिए अपना दोनों अपनी पास में, जा रही हो अपने मायके। हाँ जा, किसने रोका है? मुझे कुछ पल शांति तो मिलेगी और अपने उस निकम्मे भाई को भी साथ ले जाना, वैसे भी कुछ काम का नहीं है। जीजाजी, आपने हमें याद किया। लो, ये भी आ गया। इसी की कमी थी। अब दोनों भाई बहन मिलकर मेरा दिमाग खाओ। खबरदार मेरे भाई के बारे में कुछ बोले तो। है ना, एक बात करें, बस बुरा मत मानना।
है। हाँ, ये सब चौधरी साहब की देन है। अगर उन्होंने हमें ये जमीन नहीं दी होती तो ना ही ये फसल होती और ना ही ये दुगनी उपज। तुम एकदम सही कहती हो कलावती। क्यों ना हम चौधरी साहब को अपना आभार व्यक्त करने के लिए पहली उपज की पहली खीर भेंट में दे दे। और वैसे भी उन्हें तुम्हारी हाथ की खीर बहुत पसंद है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने खीर पहले से ही बना के रखी है। अरे वाह, अभी ही चलते हैं। हाँ। ये लीजिए आपका शरबत। ये क्या? इसमें कितना गुड़ और कितना दूध डाला है? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है इन चीजों का सजगता से कम मात्रा में इस्तेमाल किया करो। क्या कहा आपने? नहीं है तो आप ही क्यों नहीं बना रहे थे शरबत? हाँ, क्यों नहीं? सिर्फ शरबत ही क्यों? पूरे घर का खाना भी मैं ही बना लूंगा। सिर्फ खाना ही क्यों? पूरे घर के बर्तन भी मैं ही साफ कर लूंगा। मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ तो रोज-रोज आपके लिए शरबत बनाओ। वो छोड़ो। इस साल हमारे जवाब के 70 गुनी हुई है। अगर 100 गुनी होते तो 30 गुनी और मुनाफा नहीं हो जाता? थोड़े और पैसे कमा लेते, घर में थोड़े और पैसे आ जाते हैं। हमेशा पैसे 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 करते रहते हो। चौधरी साहब, अब देखो कौन है। चौधरी साहब। कौन है? नमस्कार मालकिन, हमें श्रीमंत और यह कलावती। तो बोलो श्रीमान, यहाँ कैसे आना हुआ? मालकिन, घर में पहली उपज की खीर बनी थी तो सोचा थोड़ा चौधरी साहब को दे आए। ठीक है, आओ अंदर आओ। जी मालकिन। तुम शरबत लोगे? शरबत नहीं मालकिन, शरबत है। ठीक है, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। बैठो बैठो। अच्छी, ये देखिए इतना बड़ा घर है चौधरी साहब का। और मखमल का गद्दा तो देखो, जी करता है वजह पे बैठ जाओ। और वो खाने की महक, ये लगता है उनके घर आलू पूरी बनी। अरे उनके वो जलेबी लाई जा रही है। अगर वो नाश्ते में जलेबी खाते हैं तो वो खाने में क्या खाते होंगे? तुम दीना कलावती। बोला श्रीमान, क्या काम था? नमस्कार मालिक। अब मालिक, इस बार गेहूं की दुगनी उपज हुई है और सब आपकी कृपा से। तो सोचा कि पहली उपज की पहली खीर आपको हम भेंट में दे दें। वाह कलावती, तुम्हारे हाथों में क्या स्वाद है। धन्यवाद मालिक, अब हम चलते हैं। अरे रुकिए, ऐसे ही क्यों जा रहे हैं? आज यहाँ आलू पूरी बनी है, थोड़ा तो साथ ले जाओ। मालिक, आप इतना कष्ट क्यों ले रहे हैं? मैं अभी लाता हूँ। मालिक, क्या बात है जी, आज तो हमारे भाग ही खुल गए। आज हम आलू पूरी खाएंगे। कितने अच्छे इंसान है ना चौधरी साहब। हाँ, मुझे मेरे हाथों की खीर भी कितनी अच्छी लगी है। कलावती, तुमने कुछ कहा? नहीं मालकिन, अब कलावती कह रही थी कि हमें काम पे पहुंचना है, समय ज्यादा नहीं है। ठीक है ठीक है, ये लो। जी धन्यवाद मालकिन, धन्यवाद। अब हम चलते हैं। ठीक है। कितने शांत लोग हैं नहीं, वरना कुछ लोग तो दूसरों की शांति दूर करने में एक पसंद नहीं छोड़ते। चारो लता जी, लीजिए। चारो लता जी। आई आई। हो गया काम पूरा, मैं तो थक गया हूँ। हाँ, ये लीजिए, आप आलू पूरी खा लीजिए। आहा, भूख तो बहुत लगी है। कैसी बनी है? बहुत स्वादिष्ट है। मेरी इन सूखी रोटियों में ऐसा स्वाद कहाँ? ऐसा मत कहो कलावती, दो कलावती। वाह कलावती, मुझे तो तुम्हारी हाथ की सूखी रोटी ही भाती है। अरे जो तुम्हारी हाथ की रोटी और अलसी की चटनी में स्वाद है, वो आलू पूरी में थोड़ी ना है। आप भी ना। ये कैसे शाही कोफ्ते बनाया तुमने? इसमें स्वाद है ना जायका, और कितना घी डाला है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि अनावश्यक रूप से चीजों को बर्बाद मत किया करो। क्या कहा आपने? हाँ, सही सुना तुमने। नहीं, मैं तो आपके लिए सुबह से बना रही हूँ, ये सोचकर कि आपको पसंद आए, लेकिन आपको तो इसकी कुछ इज्जत ही नहीं है।
कलावती कहाँ रह गई? दिन के शुरुआत तुम्हारे हाथ के काढ़े से हो जाए तो मजा आ जाएगा। काढ़ा तो है, लेकिन बिना मधु और दूध का। बिना मधु और दूध का? हाँ, वो क्या है ना, आधे से ज्यादा पैसा कर्ज पूरी करने में ही निकल जाता है और आखिर में जो बचता है उसे सिर्फ थोड़ी चावल और आटा पाता है। अरे कलावती उदास मत हो, वैसे भी मिठास काढ़े में थोड़ी ना, काढ़े बनाने वाले के हाथ में होती है। कैसा बना है? अच्छा है। अच्छा दिखाइए। ये तो कितना कड़वा बना है। कड़वा है पर मुझे चलेगा। वैसे भी मायने ये थोड़ी ना रखता है कि काढ़ा कितना अच्छा बना है, मायने ये रखता है कि हमारे दिन की शुरुआत कितनी अच्छी होती है। क्योंकि अगर मनुष्य दिन की शुरुआत हंस के करे तो उसका पूरा दिन अच्छा ही जाता है और इस तरह वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ ही रहता है, समझी? और वैसे भी जो भी चीज आपके हाथ से छूट जाए वो तो हमारे लिए अमृत ही है। आप भी ना। कलावती, लगता है मालकिन आई है। नमस्ते मालकिन, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? वो उस दिन तुम्हारा बटुआ हमारे यहाँ छूट गया था, तो हम मेला घूमने जा ही रहे थे, तो सोचा जाते जाते आपको दे दें। अरे अंदर आइए ना, आज ही मैंने घर की मरम्मत कराई है और पूजा भी, और आज ही मैंने अपने हाथों से बूंदी बनाई है। नहीं, हम थोड़ी जल्दी में हैं। अरे आइए ना, प्रसाद तो मना मत कीजिए। ठीक है, मैं तो बुला कर लाती हूँ। हाँ। सुनिए जी, वो अंदर बुला रही है। मैंने तुम्हें बताया था ना, चुपचाप बटुआ देकर वापस आ जाना। अब इसमें मेरी क्या गलती? वो बुला रही थी, थोड़ी देर से क्या फर्क पड़ेगा? इसे जगाओगे तो मेरा दम घुटता है। चलो। नमस्कार मालिक, आप बैठिए। मालिक बैठिए बैठिए। अब बैठिए, मैं अभी आई। मालिक आज आपका आना कैसे हुआ? हाँ याद है श्रीमंत, हमारे दरवाजे पर तुम्हारा बटुआ रह गया था, तो आज हम मेला घूमने जा ही रहे थे, तो सोचा जाते जाते दे आए। मालिक आपने इतना कष्ट क्यों लिया, हमें ही बुला लिया होता। ये लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी बूंदी है जो मैंने सुबह सुबह बनाई। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। हाँ। जी धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। कितने अच्छे लोग हैं, कितने खुश और शांत स्वभाव के लोग हैं, कितने प्यार से बातें करते हैं, कितना अपनापन सा था उनके घर में, और शारीरिक रूप से भी कितने स्वस्थ रहते हैं। और हमें देखो, 15 दिन में एक बार तो वैद्य को बुलाना ही पड़ता है, कभी ये दर्द कभी वो दर्द। मुझे तो इनसे ईर्ष्या होती है। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास रहने के लिए ढंग का घर नहीं है, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, न गाय, न बकरियां, न मुर्गियां, न बड़ी जमीन। फिर भी ये इतने खुश रहते हैं। और हमें देखो, रहने के लिए इतना बड़ा बंगला, सिर्फ एक नहीं 3, एक से एक कपड़ा, रोज शाही भोजन, अनगिनत जानवर, अनाज जमीन। फिर भी मैं इतना उदास रहता हूँ। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? अरे यही तो है क्या? मैं कुछ समझा नहीं। हमारे पास इतना सारा धन है कि आने वाली 7 पीढ़ियां बैठ कर खाएंगे। फिर भी आपको लगता है थोड़ा और धन होता तो कितना अच्छा होता। बोली थोड़ी और हो जाती तो कितना अच्छा होता। मुर्गियां थोड़े और अंडे देती तो कितना अच्छा होता। गाय थोड़ा और दूध देती तो कितना अच्छा होता। हमारे पास इतनी बड़ी जमीन है, फिर भी आपको लगता है थोड़ी और जमीन हो जाती तो कितना अच्छा लगता। हमारे पास 3 कोठियां हैं, फिर भी आप चौथी की चाहत में हो। क्यों? है कि नहीं? तो क्या उनकी जैसी सुख शांति कभी हमारे घर में नहीं आ सकती? उनकी जैसी सुख शांति हमारे घर में तो नहीं आ सकती, लेकिन हमारे घर की अशांति उनके घर में जरूर जा सकती है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैं समझा। चलो ये पोटली यहाँ पे किसने रखी है? इतनी भारी लगता है इसमें सोने के सिक्के, वो भी इतने सारे। जल्दी से गिन लेता हूँ कितने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 90 99 मुझसे कोई गलती हो गई होगी। नहीं वापस गिन लेता हूँ। 10 20 30 40 50 60 70 ये तो सच में 99 है। वो 100वां सिक्का कहाँ गया होगा? यही कहीं होगा। हाँ, अभी देख लेता हूँ। मिल जाएगा वो 100वां सिक्का। बड़ा हो गया। क्या हुआ कलावती? आप इतना हकबका क्यों रहे हो? मैं थोड़ी ना बता रहा कलावती तुम बिना कुछ भी कहती हो। इनको क्या हो गया? लेकिन इससे मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा? आप बस देखते जाओ, आगे आगे क्या होता है। अभी ढूंढ लेता हूँ आखिरी सिक्का। हाँ यही कहीं पड़े होगा चटाई वटाई के नीचे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो वापस कलावती? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अजी ये तो मेरा ही तो घर है। वैसे आप किसी काम से बाहर गए थे ना? अभी काम ही तो कर रहा हूँ। मतलब अभी काम के लिए जाना है। आप क्या बोलते रहते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। ये देखो मैं दिए लाई हूँ। अरे इतना तेल मत डालो, थोड़ा कम तेल डालो। जैसा तुमसे कहा जाए वैसा करो। चीजों को सजगता से कम मात्रा में डाला करो। हाँ देखो कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ। श्रीमान, लगता है बात मुनीब जी आए हैं। मुनीब जी आपका आना कैसे हुआ? अरे श्रीमान कहाँ रह गए थे? मालिक ने तुम्हारे लिए थोड़ी सी बांस की छड़ियाँ भेजी है और कहा है कि इनकी छड़ियाँ कल तक बन जानी चाहिए। जी भाई जी। मेरा मुंह का ही देख लो। जाओ मिलने शरबत बनाओ। अरे ये क्या बना के ले आई तुम? आपने ही तो शरबत मंगवाया था। मैंने थोड़ी ना मंगवाया था शरबत। हाँ मंगाया होगा। दो ये शरबत में गुड़ है कि गुड़ में शरबत? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है चीजों को सजगता से कम मात्रा में डाला करो। मैं दिन रात सुबह शाम मेहनत करता हूँ, एक पैसा बचाता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम इसे फिजूल से खर्च करो। अब तो हो क्या गया है? मैं पिछले कुछ दिन से आपको देख रही हूँ। आपका व्यवहार मेरे प्रति कुछ बदल सा गया है। आपका घर में मन भी नहीं लगता। आप बार-बार पर चिड़चिड़ और चिल्लाने लगते हो। आप पहले तो ऐसे नहीं थे ना। आप कितने विनम्रता से बातें करते थे, जो बना वो हंसी से खा लेते थे। और अब आपको हो क्या गया है? अच्छा मुझसे तो मान लड़ोगे? ऐसा काम मत करना। मालिक आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माफी किस बात की? वो 99 सोने के सिक्कों वाली पोटली देने की योजना मेरी ही थी और उसमें से एक सोने का सिक्का मैंने ही निकाला था। मैं देखना चाह रहा था कि क्या तुम उस एक सिक्के को पाने के लिए मेरे ही तरफ बेचैन हो जाओगे? क्या मेरे ही तरफ तुम्हारी भी रातों की नींद उड़ जाएगी? नहीं, गलती मेरी है। मैंने इनके दिमाग में दुष्ट योजना डाली थी ताकि इन्हें इनका प्रश्न का उत्तर मिल सके। लेकिन इसके लिए बेवजह मैंने तुमसे तुम्हारी खुशी छीन ली। मुझे माफ कर दो। और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। हम इस 99 के फेर में फंस जाते हैं। हम एक और थोड़ा और करते रहते हैं और इसका कोई अंत ही नहीं होता।
कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोण और संतोष में है। अधिक पाने की लालसा में हम अक्सर अपने मौजूदा खुशियों को खो देते हैं। संतोष और सकारात्मक मानसिकता ही सच्ची खुशी का रास्ता है। अगर एक कहानी ने मुझ पर इतना गहरा असर छोड़ा, तो मेरे पुत्रों पर आपकी कहानी का असर कैसा पड़ेगा? ये सोचकर ही मुझे संतुष्टि सी मिली। कहानियाँ केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने, सीखने और प्रेरित होने का भी माध्यम है। उनका प्रभावी और सार्वभौमिक होना ही उनकी असली ताकत है। हमारी संस्कृति और रहन सहन भी कहानियों से जुड़ा है। क्या कहानियों का इतिहास बड़ा है? इतिहास तो बड़ा है, लेकिन मेरी रचना पंचतंत्र एक नया इतिहास रचाएगी। अवश्य। कहानियों के इस सफर में हम कहाँ रुकेंगे, क्या देखेंगे और किसका अनुभव लेंगे? सच्चाई और छल की टक्कर का अनुभव। जैसे मिले नदी के सागर, वैसे ही मिले छलों को बाबा विघ्नेश्वर। बाबा विघ्नेश्वर? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ सत्य और असत्य, सुमार्ग और कुमार्ग की कहानी। तुम्हारी अब मुझे पता है कि तुम्हारी तो है
इसीलिए तो लेकर आया हूँ, बस यही कहीं पड़ी हुई मिली। वैसे गुरु, कितने दिन हो गए हमने कोई बड़ी चोरी नहीं की। इस बार हमें कोई ऐसी चोरी करनी चाहिए, ऐसी चोरी करनी चाहिए कि पूरी जिंदगी बस बैठकर खाए। हाँ हाँ, पर क्या करेंगे? हाँ, क्यों? गांव के चौराहे पर इस समय बहुत भीड़ होती है ना,
जाकर प्रवचन सुने। चुप उड़ मत, पहले मुझे डराता है, फिर मुझे प्रवचन सुनने चलते हैं। हमें क्या करना है किसी बूढ़े बाबा की ज्ञान पूर्ण बातें सुन के? हाँ गुरु, लेकिन मैंने सुना है कि वे बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने 4 सालों तक हिमालय में तपस्या की है। हम तो रोज जाकर लोगों को लूटते हैं। क्यों ना आज कोई अच्छा काम किया जाए और प्रवचन सुना जाए, क्या पता हमें कोई सीख मिल जाए। और तो विघ्नेश्वर बाबा के लिए लाए गए महंगे उपहारों को चुराने में भी तो सक्षम हो सकते हैं ना। वाह वाह मेरे चेले, ये तो कितनी अच्छी तरकीब है। अभी हम प्रवचन क्यों जाके सुनते हैं, चलो। लाभ उठाने दीजिए। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है।
होती है। बाबा जी, हम कितने उत्साह से हैं, कितने दूर से हैं बस आपके शिष्य बनने के लिए। हाँ बाबा जी, हमें इस पुण्य का लाभ उठाने दीजिए ना। ठीक है, मैं तुम्हें मेरा शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ, और उससे पहले तुम्हें मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। बिल्कुल बाबा जी, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। जहाँ बोलेंगे हम आपके पीछे आएंगे। ठीक है, तो सुनो फिर, इस गांव से निकलते ही तुम्हें कुल मिलाकर 8 पहाड़ों से गुजरना होगा। वो 8 पहाड़ के बीच में 3 नदियां भी पार करनी होगी। ये सब करने के बाद तुम्हें खाई मिलेगी। तुम्हें उस खाई के अंदर जाना है और वहीं घना जंगल शुरू होगा। और वो घना जंगल पार करने से पहले तुम्हें एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई देगा। तुम इस बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ना है और पूरब की दिशा की ओर देखना है। वहाँ तुम्हें पर्वत की चोटी नजर आएगी, वही है मेरा आश्रम। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। हम चलते हैं। हरिओम 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 हरिओम। आज बहुत 3 नदियाँ, घना सा जंगल, एक और पार, और उसके पहले खाई। आई आई? मेरी बात, पैसों के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। हाँ गुरु, लेकिन जहाँ धन है वहाँ मन, और जहाँ मन है वही तो शांति है ना। हरिओम हरिओम। तो चलो गुरु, अपने सपनों के सफर पर। अच्छा, वो क्या था जो बाबा जी ने, हाँ, चोरियों चोरियों गुरु, हरिओम 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 हरिओम। चोरी करना मजबूरी है, चोरी हमारा पेशा नहीं। चोरी करना मजबूरी है, चोरी हमारा पेशा नहीं। गुरु, और कितना चलना पड़ेगा? मेरे पैर दुख रहे हैं। सुनो, ऐसे लग रहा है कोई साधु तपस्या कर रहा है। हाँ, चलो गुरु, जाकर देखते हैं क्या हम इन देवी का चोरी कर सकते हैं। चलो।
कुछ दिख रहा है क्या? नहीं गुरु, वो देखो पर्वत की ब्यूटी और वो रास्ता चला। अब अन्न देवता को प्रणाम करके तुम तुम्हारा भोजन शुरू कर सकते हो। अब तुम तुम्हारा भोजन शुरू कर सकते हो। लगता है तुम बहुत थक गए थे। कोई बात नहीं, अब तुम विश्राम करने जा सकते हो।
हमारी शिक्षा की शुरुआत होगी ध्यान लगाने से। आपकी अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न पूछूं गुरुजी? बिल्कुल। क्या हम आपके शिष्य में तब्दील हो चुके हैं? नहीं बालक, ये तो तुम्हारा सिर्फ पहला पड़ाव था और मनुष्य को सीखने की इच्छा होनी चाहिए, लालच नहीं। आओ तुम्हारे दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। तुम्हें दूसरे पड़ाव में पर्वत के ऊपर से लकड़ियां काट के लानी है। पर्वत के ऊपर से? कोई एतराज? नहीं गुरुजी। तो जाओ फिर। जी गुरुजी। अति उत्तम मेरे शिष्य। हाँ, तुम्हें अभी इसी लकड़ी का उपयोग करके आज रात का भोजन बनाना है। और हाँ, हम कल सुबह एक 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे, तो उससे पहले हमें पंचम गांव के पास जो तंत्रम नदी है उसमें स्नान करना है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा शिष्य। अगर हम सब स्नान करने चले गए, मेरी पोटली को कौन संभालेगा? तो मैं स्नान करने जाता हूँ, तुम मेरी पोटली संभालो। जी गुरुजी। नदी में स्नान करके मन प्रसन्न हो गया है, परंतु मेरे शिष्य कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। विद्वान, सत्यवान, कहाँ हो? लगता है उनका मन भटक गया होगा, यहीं कहीं चले गए होंगे, आ ही जाएंगे थोड़ी देर में। मेरी पोटली कहाँ गई? क्या मेरे शिष्य ने मेरी पोटली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे
है, कितना ज्ञान दिया है मैंने उन्हें। विद्वान, सत्यवान, कहाँ हो? क्या मेरे शिष्य ने मेरी पोटली चुरा ली? क्या वो मेरे पर मुझे ठगने आते, क्या मेरा ज्ञान लेने? अगर ऐसा ही था तो मुझसे मांग के है देते, मैंने निश्चित रूप से दे देता। हे भगवान, हे परमेश्वर, लगता है मुझ में कोई कमी रह गई थी कि मैं उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला पाया। अब मैं इसी नदी में आहुति देने जा रहा हूँ। भगवान मुझे क्षमा कर देना, भगवान मुझे क्षमा कर देना। नहीं गुरुजी, विद्वान, सत्यवान, तुम यहाँ? गुरुजी, ये लीजिए आपकी पोटली। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपकी पोटली इसलिए चुराई क्योंकि हमें इसके धन का लालच हो गया था गुरुजी। अगर अब तुम दोनों को इस धन की आवश्यकता है तो तुम इसे ले सकते हो, क्योंकि मुझे इस धन की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं गुरुजी, हमें भी इस धन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें आपके मार्गदर्शन पे चलने दीजिए गुरुजी। हमने जितने भी गलत कार्य करने का चाहा, आपकी दी हुई शिक्षा ने हमें बांध के रखा है गुरुजी। क्षमा कीजिए गुरुजी, क्षमा कीजिए। आप धन्य है गुरुजी, आप धन्य है। इस सृष्टि के निर्माण में व्यक्ति के बौद्धिक, मौलिक और नैतिक वरिष्ठता के लिए आप जैसे गुरुओं ने समय समय पर पथ प्रदर्शन किया। आप ही संसार है, आप ही सम्मान, आप ही आदि, आप ही अंत, आप अनंत है गुरुजी, आप अनंत है। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी, हमें क्षमा कर दीजिए। विद्वान और सत्यवान ने अपना अहंकार त्याग दिया। गुरु की शिक्षा के काफी अनमोल है, लेकिन क्या वाकई में हर इंसान विद्वान और सत्यवान बन सकते हैं? जरूर राजन। अहंकार का अर्थ मैं की भावना या स्व अहम की भावना होती है। ये वो तत्व है जो हमें अपनी पहचान और अस्तित्व का बोध कराता है। चित्त और अहंकार का संबंध गहरा और जटिल है। चित्त में अहंकार का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये मैं और मेरा की भावना को उत्पन्न करता है। लेकिन एक सच्चा गुरु, एक सच्चा शिक्षक उस अहंकार के चक्र को भेदने की राह दिखाता है। अहंकार ही क्यों, मन जब विचलित होकर हार मानता है, जब आप जैसे गुरुजन ही तो मन में उत्साह और उमंग लाते हैं। इसी सीख का सार है ये मेरी अगली कहानी, जिससे हम परिचित हैं, लेकिन फिर भी अपरिचित। भेड़िया आया रे आया। तुम काफी चिंतित लग रहे हो। क्या हुआ? तुम्हें इतनी चिंता
पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन किया। एक लड्डू से क्या होगा, मेरी माँ को आज खीर बनाने क्योंकि मैं फिर से प्रथम आ गई हूँ। शाबाश शादा, मुझे यकीन है कि सुबोध ने भी इस बार तुमसे प्रेरणा ली होगी, इसलिए तो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाया है। धन्यवाद काका। हाँ बच्चे शाबाश, आओ अंदर बैठो, मैं अभी तुम सबके लिए हलवा लाती हूँ। हलवा? चलो चलो, मैं ज्यादा हलवा खाऊंगा। नहीं, तुम हमेशा ज्यादा खाते हो। गुड्डू, इस बार मैं ज्यादा खाऊंगी। मैं पहले आई हूँ, तो मुझे ज्यादा खाने को मिलना चाहिए। नहीं नहीं, चिंता मत करो, जिसको जितना हलवा चाहिए उतना मिलेगा। अच्छा, अपना हलवा लाती हूँ। यह ठीक है, आज मेरा बेटा उसके दोस्तों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो जश्न तो मनाना चाहिए। ये लो बच्चों, हलवा। और ये रहे आपके। अब जाइए और इन्हें गांव में बांटाइए और कुछ सुबह के अध्यापिका जी को भी दे दीजिएगा। उन्हीं के आशीर्वाद से तो आज ही सफल हुआ है। चलो मैं चलता हूँ। जी जल्दी आइएगा, आपकी सेहत अभी भी कमजोर है। ठीक है बेटा, तुम यहाँ और बच्चों तुम भी हमारे साथ चलो। चलो हम रेलगाड़ी बनाते हैं। चाची, आप भी हमारी रेलगाड़ी में बैठे ना। नहीं बेटा, चलो। नमस्ते मुखिया जी, सुना था कि आपकी तबीयत काफी खराब है। आपको हफ्तों से पंचायत के बैठक में शामिल नहीं हो पाए। अब आप कैसे हैं? मैं बुखार के बाद काफी कमजोर हूँ, लेकिन मेरा बेटा परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है, इसलिए नीचे लगी हूँ। आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, अरे आप भी लीजिए, अरे आप भी लीजिए, अरे आप भी लीजिए। ये तो बहुत अच्छी खबर है। शाबाश बेटा, धन्यवाद। अरे मुखिया जी, आप यहाँ, आपकी तबीयत कैसी है? घर के बाद मैं काफी कमजोर हूँ, लेकिन आपके कृपा से मेरा बेटा परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, इसलिए नीचे लगी हूँ। लेकिन मुखिया जी, आपका बेटा एक बार फिर सफल नहीं हो पाया। वो कक्षा में अंतिम से दूसरे स्थान पर है। मैंने आज ही आपको अपने ओर से पत्र भी भेजा है। क्या ये सच है बेटा? हिम्मत कैसे हुई? अध्यापिका जी, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अरे सुनती हो? अरे बचाओ, बचाओ। अरे क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इतना गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं। अरे सुबोध ने हमसे झूठ कहा। उसकी अध्यापिका हमें मिली, उसी अध्यापिका ने हमें बताया कि वो फिर से असफल हो गया है। यह तीसरा वर्ष है, वो 3 वर्षों से असफल हो रहा है। और मैं क्या करूँ? क्या ये सच है बेटा? क्या तुम सचमुच असफल हो गए? हाँ माँ। तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया तुमने? क्या हमने तुम्हें यही शिक्षा संस्कार दिए? नहीं माँ पिताजी, मुझे लगा कि आप मुझे डांटोगी, इसीलिए मैं झूठ बोला। सुबोध, तुम अपने कमरे में जाओ, माँ मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बात करनी है। परंतु पिताजी, जाओ। जी आप शांत हो जाइए। वो अभी भी एक बच्चा है। वो 3 वर्षों से असफल हो रहा है, यह तीसरा वर्ष है। अब मैं क्या करूँ? मैंने उसकी पढ़ाई के लिए क्या कुछ नहीं किया, अब मैं क्या करूँगा? अब आप क्या करेंगे? अब मेरे पास बस एक ही उपाय है, मैं उसको हमारी बकरियां चराने भेजूंगा, वो यही करेगा। उसी से वो सीखेगा कि हाथी जिंदगी में कैसे बढ़ते हैं। अरे नहीं, लेकिन वो अभी भी इतना छोटा है, आप कैसे कह सकते हैं ये? मैंने कह दिया तो कह दिया। सुबोध, क्या पिताजी? माँ मैंने कुछ फैसले लिए हैं कि तुम कल सुबह बकरियां चराने जाओगे हमारी। इसका मतलब है पिताजी कि मुझे सुबह जल्दी जाना होगा और देर शाम को
पी लो और जाओ। और पिताजी को परेशान मत करना, उन्हें फिर बुखार हो गया है। और ये लो खाना, इसे दोपहर में खा लेना। अब मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक है बेटा। तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मुझे कल पिताजी ने बकरियां चराने के लिए पहाड़ों पर भेजा है। तुम दोनों भी मेरे साथ आना। और मैं अपनी छुट्टियों का गृह कार्य कर रही थी और मैं अपने पहाड़ याद कर रही थी। गृह कार्य, पहाड़ें छोड़ो और पहाड़ पर चलो, हम खेलते हैं। ठीक है, हम दोनों तुम्हारे साथ आते हैं। चलो। चलो, हमें मजा करते हैं। कौन सा मजा? तुम बस देखो, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। अरे तुम क्या कर रहे हो? लोग सच में जाएंगे। भेड़िया, 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 भेड़िया कहाँ है? भेड़िया कहाँ है? भेड़िया कहाँ है? हमें दिखाओ। भेड़िया कहाँ है? हमें बताओ। हम तो मजाक कर रहे हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है। हाँ, ये कोई मजाक की बात नहीं है। अगर तुम लोगों ने अगली बार ऐसा मजाक किया ना तो देख लेना। चलो चलो, ये हमारा समय व्यर्थ कर रहे हैं। हमें माफ कर दो। अरे सुनिए, हमें माफ कर दो। देखा, वो उदास हो गए। चलो और एक बार हम भेड़िया आया चिल्लाते हैं। नहीं नहीं, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया। वाह, भेड़िया, वाह, भेड़िया। भेड़िया कहाँ है? भेड़िया कहाँ है? हमें बताओ। हम बस मजाक कर रहे थे। यदि तुमने दोबारा ऐसा किया तो बहुत बुरा होगा। मुझे तो लगता है हमें इनके माता पिता से ही बात करनी पड़ी। नहीं बनेगी। अभी बहुत हो गया। हाँ, चलो चलो, इनके माता पिता से बात करते हैं। चलो। इन बच्चों को समझ सिखाना तो देखिए देखिए मुखिया जी, देखिए देखिए आपके बेटे ने क्या किया। मुखिया जी देखिए, सुबह तेरी हिम्मत कैसे हुई गांव वालों को गुस्सा दिलाने का, ग्रामीण को परेशान करने की? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे माफ कीजिएगा। मुखिया जी हम आपकी इज्जत करते हैं, इसीलिए हम इसे इस बार छोड़ दे रहे। लेकिन अगली बार इसने ऐसी हरकत की तो हम इसे गांव से निकलवा देंगे। मुझे माफ कीजिएगा और मेरे बेटे की तरफ से भी माफ कीजिएगा मेरे प्यारे। चलो मैं चलता हूँ। मैंने कहा था ना, इतनी मजाक अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, बहुत बुरी बात करी आज तो। माँ को पता चल गया तो बहुत बुरी बात करेगी। देखो, बहुत बड़ा से भेड़िया आया। कहाँ पे थे? हम हमारी ऊपर खड़ा है। भेड़िया, 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 भेड़िया। ये तो लग रहा है फिर से झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है ये सही बात है। हमको कैसे पता कि ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि सच में भेड़िया आया है। परंतु अगर ये झूठ दिया तो हम इन्हें गांव से निकल जाएंगे। हाँ, जरूर निकालेंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है, आप जैसा बोलते हैं हम वैसा ही करते हैं। चलिए। हाँ, चलिए। हम इधर हैं। हम यहाँ हैं। देखो वहाँ, उस पेड़ के पीछे। हम यहाँ हैं। हम यहाँ हैं। वहाँ देखो, सच में भेड़िया है। यहाँ पे तो सच में भेड़िया है। रुकिए रुकिए, मैं उसे भगाता हूँ।
बच्चों, अब समय है कि हम इस घटना से कुछ सीखें। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है अपरीक्षित कारकम। हाँ, इसका मतलब क्या होता है अध्यापिका जी? इसका मतलब है कि यदि हम बिना सोचे समझे काम करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा नहीं होता। हाँ, तुम्हें याद है जब तुमने कई बार गांव वालों को धोखा दिया झूठ बोलकर? हाँ, हमने उनसे झूठ बोला और हमने उन्हें परेशान भी किया। हाँ, और जब वास्तव में मदद की जरूरत थी तब किसी ने तुरंत नहीं विश्वास किया। इसलिए हमें हमेशा अपने कार्यों के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद अध्यापिका जी, हम वापस कभी झूठ नहीं बोलेंगे। का मध्याह्न।